साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफ भंडार के चैप्टर 4 सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि को कोषागार में भुगतान, नियम 42 से 60 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्ले ग्रुप पे आपको वर्षिका एकेडमी ऐप मिल जाएगा, उसमें अपलोड कर दिए साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान के सामान्य नियमों का उल्लेख जीएफ भंडार के अध्याय 4 के कौन से भाग या अनुभाग में दिया गया है? 1 में, 3 में, 4 में या 2 में? तो साथियों आपको आंसर देना 1। किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? भुगतान के सामान्य नियमों का। ठीक है, सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार के सामान्य नियम का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? 45 से 47, 54 से 57, 42 से 44, 48 से 53। साथियों ऑप्शन का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इस आंसर आएगा स, नियम 42 से 44 में उल्लेख किया गया है सामान्य नियमों का। ठीक है, सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार के रसीद बुकों का प्रारूप एवं अभिरक्षा का उल्लेख अध्याय 4 के कौन से भाग अनुभाग में दिया गया है? कहने का मतलब जो रसीद बुक होती है उसका जो प्रारूप अभिरक्षा है वो कौन से भाग में दी गई है? ठीक है, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो साथियों आपका आंसर आएगा भाग 2 में दी गई है। सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार में रसीद बुकों का प्रारूप एवं अभिरक्षा का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? अब बात कर रहे हैं जो रसीद बुक का जो प्रारूप तो पता चल गया अपने को भाग सेकंड में। अब ये कौन से नियम में दिया गया है? 42 से 44 में, 48 से 60 में, 48 से 53 में, 45 से 47 में। तो साथियों आपको आंसर देना है 45 से 47 में। ठीक है, द आंसर देना है। सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसके अभिरक्षा में ऐसी धनराशि का कोषागार में नकदी का कार्य करने वालों के लिए। अब अपन बात करें नगद राशि की, बात कर रहे हैं नगद राशि कार्य करने वालों के लिए निर्देश का उल्लेख कौन से भाग या अनुभाग में दिया गया है? 2 में, 3 में, 5 में या 4 में? तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है भाग 3 में। ठीक है, सरकारी धनराशियों की प्राप्ति एवं इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार में नकदी का कार्य करने वालों के लिए निर्देश का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? हमने ऊपर जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये किया था कि जो नगद राशि का है वो कौन से अनुभाग में। अब यह है कि जो नगद राशि का उल्लेख है वो कौन से नियम में दिया गया है। ठीक है, 58 से 60 में, 48 से 53 में, 42 से 44 में, 45 से 47 में। आंसर आएगा 48 से 53 में। इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना और आपको उसको शॉर्ट करके इसको देखना है कि किस प्रकार से इसको जल्दी से पकड़ के इसको कंफ्यूज को हल किया जा सके। सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान का उल्लेख जेएफआर के अध्याय 4 के कौन से अनुभाग में दिया गया है? अभिरक्षा। ठीक है, तो भाग 1, 2, भाग 6, भाग 4। तो ठीक है साथियों, तो इसमें आंसर आएगा भाग 4 में इसको उल्लेख किया गया है। सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसे धनराशि का कोषागार में भुगतान का उल्लेख। अब भुगतान का जो उल्लेख है, अब बात करें भुगतान का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? 42 से 44, 48 से 60, 54 से 57 या 48 से 53। तो 8वें में आंसर आएगा नियम 54 से 57। सरकारी धनराशि की प्राप्ति एवं इसकी अभिरक्षा। साथियों ये सारी उसकी अभी तो केवल रूपरेखा ही चल रही है। अब क्वेश्चन तो अब आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तो केवल रूपरेखा जो बाहरी आवरण है वही हम आपको करा रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा एवं ऐसी धनराशि का कोषागार के अन्य उपबंध। अब बात कर रहे हैं अन्य उपबंध का उल्लेख कौन से भाग अनुभाग में दिया गया? भाग 5 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 6 में। तो साथियों आंसर आएगा भाग 5 में। ठीक है, 10वें में क्वेश्चन के जो अन्य उपबंध दिए गए हैं वो कौन से नियम में दिए गए? कौन से अन्य उपबंध का उल्लेख जो किया है कौन से नियम में है? 58 से 60, 48 से 53, 42 से 44, 54 से 57। तो आंसर आएगा 58 से 60। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे।
सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि का उल्लेख, ठीक है, जो राशि प्राप्त की जाती है उसकी जो विधि दे रखी है, उस विधि दे रखी है उसका उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? 43 में, 44 में, 42 में या 41 में? तो साथियों आंसर देना है स, नियम 42 में दी गई है। सरकारी लेखे में प्राप्त सरकारी बकाया राशि नगद के रूप में कितने रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अब यहाँ बात करें जो नगद राशि प्राप्त करी जाएगी वो कितने रुपये से अधिक नहीं होगी? 1000 रुपये से, 2000 रुपये से, 200 रुपये से या 500 रुपये से? तो आपको आंसर देना साथियों 500 रुपये से अधिक राशि नगद में प्राप्त नहीं की जा सकती नियमों के अनुसार। सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई संदाय के रूपों में या नगद स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, जो भी बकाया के रूप में जो पैसे होते हैं, आप चेक ले सकते हो, बैंक ड्राफ्ट ले सकते हो, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है उससे ले सकते हो, ठीक है, या नगद स्वीकार की जा सकती है। ये कौन से नियम में दिया गया? इसका उल्लेख कौन से नियम में किया गया? नियम 42 में, नियम 46 में, नियम 43 में, नियम 41 में। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना नियम 42 में इसका उल्लेख किया गया है। सरकार की बकाया ओब्लिक जमा राशि कैसे जमा की जा सकती है? आप किस प्रकार से जमा करा सकते हो? मनी ऑर्डर द्वारा, नगद द्वारा, चेक द्वारा, सभी द्वारा। तो आंसर क्या आएगा? सभी। भैया आप कोई जमा, आपने कोई बकाया है तो वो कोई भी व्यक्ति मनी ऑर्डर भी ले सकता है, नगद भी ले सकता है, चेक भी ले सकता है। ठीक है, नगद राशि फिक्स कर दिया साथियों 500 रुपये। ठीक है, सरकारी बकाया या अन्य राशि साधारणतः विधिमान्य सिक्कों या नोटों के रूप में प्राप्त की जाएगी। यह कौन से नियम में दिया है? किसमें? सिक्कों या नोटों के रूप में। नियम 41 में, नियम 45 में, नियम 43 में, नियम 44 में। 15 में आंसर आएगा, सा आंसर आएगा नियम 43 में। साथियों यदि आपको ये नियम याद नहीं हो तो मैंने यूट्यूब पे आप वर्षिका एकेडमी सर्च करना, उस पर एक कहानी बना रखी है हमने। ठीक है, उस कहानी को 2 मिनट के लिए आप देखना, आपको सभी नियम याद हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार की बकाया धनराशि नगद में प्राप्त किस रूप में की जा सकती है? ठीक है, अब आप नगद ले रहे हो, किस किस रूप में ले सकते हो? विद्यमान सिक्कों के रूप में ले सकते हो, विद्यमान नोटों के रूप में ले सकते हो, या दोनों के रूप में ले सकते हो। केवल विद्यमान सिक्कों के रूप में ही ले सकते हो। तो साथियों आंसर आएगा स, सिक्कों और नोटों दोनों के रूप में ले सकते हैं। जहाँ पर कोषागार का नगद का कारोबार बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, वहाँ पर सरकारी बकाये के भुगतान में अथवा सरकार के साथ अन्य लेन देन के निपटाने में स्थानीय बैंकों द्वारा चेक स्वीकार किया जाएगा। यह कौन से नियम में दिया गया है? नियम 47 में, नियम 45 में, नियम 42 में, नियम 44 में। तो 17 में क्या आंसर आएगा साथियों? द आंसर आएगा नियम 44 में यह दिया गया है। चेक द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति का नियम कौन सा है? कोई राशि बकाया उसको चेक से प्राप्त कर सकते हैं। नियम 43, नियम 44, नियम 39, नियम 45। तो आंसर देना साथियों आपको नियम 44 में। GA 12 का प्रारूप क्या है? बिल रजिस्टर का प्रारूप, चेक प्राप्ति की रसीद का प्रारूप, केसबुक का प्रारूप, कोषागार बिलों का प्रारूप। तो साथियों आपको आंसर देना है GA 12 चेक प्राप्ति की रसीद का है। ठीक है, और ये GA भी अगर आपको याद नहीं होते हैं तो आप, मैंने एक कहानी बनाई है तो आप उसको भी देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। जब चेक प्रस्तुत किया जाए तब प्रथम बार एक रसीद दी जाएगी जो कि कौन से GA प्रपत्र में होगी? पहली बार चेक प्रस्तुत किया जाता है तो अपन एक रसीद देते हैं बैंक वाले। बताओ तो कौन से GA प्रपत्र में होती है? GA प्रपत्र 15 में, GA प्रपत्र 12 में, GA 13 में, ठीक है, GA 17 में। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना GA 12 में। चेक की राशि जमा करवाए जाने के संबंध में सही कथन है, चेक वास्तविक प्राप्ति के दिनांक को ही जमा माना जाएगा। ठीक है, चेक से जमा पर चेक प्राप्ति की रसीद में GA 12 दी जाती है। चेक जमा होने पर रसीद भिजवा दी जाती है या सभी? तो साथियों ये सभी आएगा। ठीक है, द आंसर आएगा। कितने रुपए से अधिक के चालान ई-ग्रास वेबसाइट के माध्यम से ही तैयार कर जमा करवाए जा सकते हैं? 500 रुपये से अधिक, 50 रुपये से अधिक, 150 रुपये से अधिक या 100 रुपये से अधिक? तो साथियों ध्यान रखना, इसमें आंसर आएगा 100 रुपये से अधिक क्या ई-ग्रास पे वेबसाइट पर आप चालान बना सकते हो। कोई भी ऑनलाइन भुगतान संबंधित कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति लेखा प्रणाली और भी ई-ग्रास के माध्यम से किया जा सकता है। यह कौन से नियम में अंततः स्थापित किया गया है?
ऑनलाइन भुगतान संबंधी कार्रवाई आप ई ग्रास के माध्यम से किए जाओगे। ये नियम 44(1) में दिया गया है, 44(4) में, 44(3) में या 44(2) में। साथियों महत्वपूर्ण है ये। तो आपको आंसर देना है, सा आंसर देना है। क्या आंसर देना है? नियम 44(3) में इसका उल्लेख किया गया है। कोई भी ऑनलाइन भुगतान संबंधी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति लेखा प्रणाली ई ग्रास के माध्यम से किया जा सकता है। यह कौन से दिनांक को अंतर्स्थापित किया गया? साथियों कहने का मतलब जो ई ग्रास वाला जो सिस्टम लागू किया गया वो कौन से दिनांक को स्थापित किया गया था? दिनांक 11/9/2013, दिनांक 29/11/2007, दिनांक 28/5/2005, दिनांक 11/5/2012। साथियों ये जितने भी दिनांक है उसका हमने एक चार्ट बना दिया है, आप प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं, और हमने इसका वीडियो भी बनाया ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिनांक होगी 11/9/13, 29/11/2007, 28/5/2005 या 11/5/2012। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना है 11/9/2013। ई ग्रास वेबसाइट से राशि जमा करने पर प्राप्त होने वाले 2 विशिष्ट नंबर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, 2 विशिष्ट नंबर कहलाते हैं GRN, CIN, CIN, GRV, GRN, ICN, CIV, GRN। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा GRN और CIN। इसके आगे हम आपको ये बताएंगे GRN क्या होता है, CIN क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है इनकी। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ई चालान सर्जित करना होता है जिसके लिए ब्यौरा देना होगा। इसके लिए एक पहचान संख्या दी जाएगी जिसे कहा जाता है, कहना का मतलब जब आप ऑनलाइन भुगतान करते हो तब ई चालान जनरेट होता है, तो अब वो एक डिटेल आती है, वो अपने को भरना पड़ता है। भरने के बाद एक पहचान पत्र दी जाएगी, उसे क्या कहते हैं? बैंक चालान पहचान संख्या, बैंक CIN, सरकारी निर्देशक संख्या GRN, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति राशि। साथियों इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखने, ई ग्रास या ई फोकस पॉइंट शाखा FPB। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा सरकारी निर्देशक संख्यांक। हो सकता है कि आपको इंग्लिश में GRN नहीं हो तो आप कन्फ्यूज न हो, ये हिंदी में याद करें, सरकारी निर्देशक संख्या कहते हैं इसको। जब ऑनलाइन भुगतान सरकार के खाते में जमा हो जाता है, अब बात अभी तो हम फॉर्म भर रहे थे तब, अब जब जमा हो जाता है तब एक टोकन नंबर आता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा, ई ग्रास, सरकारी निर्देश संख्या GRN, बैंक चालान पहचान संख्या, बैंक CIN, ई फोकस पॉइंट शाखा FPB। तो साथियों इसमें आएगा आपका 27 में आएगा, सा आंसर आएगा बैंक चालान पहचान संख्या, बैंक CIN। ठीक है, GRN से आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट रिपोर्ट नंबर, गवर्नमेंट रिसीव नंबर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड नंबर, गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। तो साथियों इसमें आंसर आएगा, द आंसर आएगा, क्या आएगा? द गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। क्या आएगा? गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। CIN से आप क्या समझते हैं? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, केस आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान इंटरनेट नंबर, क्लियरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो साथियों इसमें आंसर आएगा, आंसर आएगा चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मुकाबले भाग लेने वाले बैंकों की एक नोडल शाखा होगी, FPB, CIN, GRN या SBIN। तो साथियों इसका आंसर होगा, आंसर होगा, क्या होगा? FPB। साथियों हमने पार्ट 1 के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं GFR के, ये सारे हमारे प्ले स्टोर पे आप वर्षिका एकेडमी ऐप करके ऐप है उस पर अपलोड कर दी है ये पुस्तिका हमने, और लगभग इसमें 81 क्वेश्चन बनाए हमने। ठीक है, इस चैप्टर के सभी चैप्टर के अलग अलग करके लगभग 950 से अधिक और 1000 के बीच में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं, वो आप हमें प्ले स्टोर पर ले सकते हैं, या आपको नहीं मिले तो मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो।